नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज से हम एक नए सब्जेक्ट को शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप कुमार एंड हियर आई एम टीचिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर वाइज। इसमें दो पार्ट रहेंगे, एक थ्योरी का रहेगा, दूसरा हमारा प्रैक्टिकल का रहेगा। प्रैक्टिकल का मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी को मैं मैक्सिमम प्रैक्टिकली समझा पाऊँ। बाकी ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है, ये पूरी थ्योरेटिकल बेस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पर। चलो शुरू करते हैं। आज हम अपने पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स एंड माइक इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ये दोनों चीजों के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र क्या है। Economic is the study of those actions of human beings which are concerned with the satisfaction of unlimited wants by utilizing limited resources. अर्थशास्त्र का अध्ययन हम उन चीजों के लिए करते हैं जिससे हमें पता चले कि मानव अपने अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे प्राप्त करता है, वो भी असीमित सेटिस्फेक्शन को वो प्राप्त करेगा कैसे, कुछ सीमित साधनों की मदद से। तो उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र क्या है। इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ था। द वर्ड ऑफ इकोनॉमिक इज ओरिजिन फ्रॉम टू वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। जो इकोनॉमिक है उसका जो उत्पन्न हुआ था वो कहाँ से उत्पन्न हुआ था, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से उत्पन्न हुआ था। ओकोई ओइकोस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड निमीन, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। टुगेदर दे मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अगर हम दोनों को साथ में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, घरेलू प्रबंध। सबसे पहले इन्हें क्या कहा जाता है, इनिशियली इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। शुरुआत में जब हम बात करें, जब ये स्टार्टिंग में अर्थव्यवस्था आई थी तब हम इसे किस नाम से जानते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक के नाम से जानते थे। अब बात करते हैं स्कैरसिटी एंड चॉइस के बारे में, कि कमी और पसंद में क्या डिफरेंस है। या पहले जानते हैं हम स्कैरसिटी क्या होती है और चॉइस क्या होती है। स्कैरसिटी इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके पास जो होता है वो आपकी इच्छा से कम होता है। उस व्यवस्था को हम क्या कह देते हैं, उस समय उस परिस्थिति को हम क्या कह देते हैं, स्कैरसिटी। Scarcity implies a situation when supply of resources is less than the demand of resources। इसमें कह रहा है कि जब सप्लाई होती है वो किससे कम हो जाती है, डिमांड से कम हो जाती है। जैसे कि आपने 10 रुपए की 10 चीजों की डिमांड करी जिसमें आपको सिर्फ 5 चीजें ही मिल पा रही है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्कैरसिटी कहते हैं। मैं आपको ये एक ग्राफ के माध्यम से भी समझा देता हूँ। अभी जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें मेरे पास दो सप्लाई है, एक ग्रीन कलर की एक रेड कलर की सप्लाई है। ठीक है, दो अलग अलग डिमांड है, सॉरी सप्लाई नहीं, दो अलग अलग डिमांड है। पहली डिमांड, मैं रेड वाले के बारे में बात करता हूँ, जो हमारी डिमांड 1 है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि सपोज, इसको हटा देते हैं यहाँ से ग्रीन वाली को। ठीक है, अब सही है। अब सपोज करो मेरे पास जो पहले सप्लाई थी और जो डिमांड थी, उस टाइम पे मेरे पास डिमांड आई 4 की तो मेरे पास सप्लाई थी सिर्फ 2 की। ठीक है, मतलब कि जब मेरे पास सप्लाई 4 की थी तब मेरे पास डिमांड आ रही थी सिर्फ 2 की। तब मैंने 2 की डिमांड करी तो मुझे सप्लाई 4 मिल रही थी, यानी कि मेरे पास पूर्णता थी। जब मेरे पास 3 की सप्लाई थी, 3 की डिमांड आई, तब मेरे पास 4 की सप्लाई थी, तब भी सॉरी 4 की डिमांड आई तो मेरे पास 3 की सप्लाई थी। मैं उल्टा बोल दिया।
माफ करना, जब मेरे पास 2 की डिमांड आई थी तो मेरे पास 4 की सप्लाई थी। जब मेरे पास 4 की डिमांड आई तो मेरे पास 3 की सप्लाई थी, यानी कि एक यहाँ पे मेरे पास कम हो गई, 4 की डिमांड पे एक कम हो गई। फिर मेरे पास जब 6 की डिमांड आई तो मेरे पास 2 की सप्लाई थी। जब मेरे पास 8 की डिमांड आई तो मेरे पास सिर्फ एक की ही सप्लाई थी। इस कंडीशन को बोलते हैं हम स्कैरसिटी। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं, स्टार्टिंग में अगर मेरे पास, अगर मैं इसको सप्लाई और डिमांड को दोनों को बराबर लेके चलता हूँ, सपोज मेरे पास पहले जो सप्लाई है वो 2 की है, तो डिमांड भी मेरी 2 की थी। फिर मेरे पास सप्लाई 4 की थी, तो मेरे पास डिमांड भी 4 की आ गई। तो क्या हुआ मेरे पास, जब मेरे पास 2 की सप्लाई थी तो मैंने 2 दे दिए, जब मेरे पास 4 की सप्लाई आई तो मैंने 4 भी दे दिए, लेकिन जैसे ही मेरे पास 6 की सप्लाई आई तो मेरे पास शॉर्टेज हो गई। इस कमी को हम बोलते हैं स्केर्सिटी। जो साधनों की कमी को हमें दिखाता है, दर्शाता है, उसे बोलते हैं हम स्केर्सिटी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करना। अब बात करते हैं चॉइस की। चॉइस में क्या आता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। हमारे पास जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी दूसरी वस्तुएं हैं जिनके चयन से हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, उसका सिलेक्शन करना ही हमारे लिए चॉइस होती है। कि एक हमारे पास दो चीजें हैं, सपोज मैं अगर बात करूं पेट्रोल और डीजल की, तो मेरे पास दो प्रकार की गाड़ियां मिलती हैं। एक होती है डीजल की, एक होती है पेट्रोल की। तो अब मुझे सिलेक्ट करना होता है कि मैं कौन सी चीज लूं, पेट्रोल की गाड़ी लूं या डीजल की गाड़ी लूं, मुझे किसमें ज्यादा फायदा है, किसमें ज्यादा नुकसान है। ये सारी चीजों को हम रख करके तब हम चॉइस करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम चॉइस। आओ मैं तुम्हें ना ग्राफ के माध्यम से समझा देता हूँ। यहाँ मेरे पास दो टाइप की कमोडिटी है, ठीक है, एक कमोडिटी फर्स्ट है, एक कमोडिटी टू है। मैंने सपोज करो कमोडिटी वन की सप्लाई को बढ़ा दिया, इसकी सप्लाई मैंने, दोनों बराबर थी, मैंने इसको बढ़ा करके इससे ज्यादा कर दिया, दूसरे वाली से ज्यादा कर दिया। अभी एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट कमोडिटी एंड कमोडिटी टू बोथ आर इक्वल इन, मतलब दोनों का प्रोडक्शन मेरे पास कितना कितना था, 100 था। मैंने एक को बढ़ा करके 150 कर दिया, यानी कि फर्स्ट कमोडिटी को मैंने बढ़ा दिया 150 कर दिया। उससे क्या इफेक्ट हुआ कि मेरी इसकी सप्लाई बढ़ गई, तो इनका कंजप्शन भी बढ़ जाएगा, मेरे पास इसके लिए चॉइस ज्यादा हो जाएंगी, इसके लिए चॉइस कम हो जाएंगी। सपोज अगर मैं सेकंड वाली कमोडिटी को भी बढ़ा देता हूँ, सेकंड वाली को मैंने बढ़ा करके 200 कर दिया, इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया, तो मेरे पास किसकी बढ़ जाएगी कमोडिटी, सेकंड वाले की। सेकंड वाली कमोडिटी बढ़ गई तो मतलब क्या होगा, मेरे पास सेकंड की चॉइस ज्यादा हो गई। तो इसको बोलते हैं हम सिलेक्शन ऑफ चॉइस, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव कमोडिटीज। किसी अल्टरनेटिव कमोडिटी को सिलेक्ट करना ही हमारे लिए चॉइस होती है। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं ताकि समझ में आए। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट एन इंडिविजुअल ग्रुप और कंपनी और लेवल। ये क्या होती है, एक इंडिविजुअल के बारे में हो सकती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, या किसी ग्रुप के बारे में हो सकती है, या किसी एक सिंगल कंपनी के लेवल के बारे में हो सकती है। अगर साथ भी साथ देखें हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके लिए यूज होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक एज अ होल। मतलब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरी कंपनी, जितनी भी कंपनियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, पूरे इंडिविजुअल की बजाय हम पूरे इको के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप होगा तो जितने भी हमारे ग्रुप है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्या होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। एनालिसिस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, इसमें क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ लेबर की डिमांड और उसकी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। कि क्या होगा कि एक लेबर की क्या डिमांड आ रही है, उसको कितना पैसा चाहिए, उसको कितना क्या मटेरियल चाहिए, घर बनाना है तो उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, उस एक इंडिविजुअल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या, एनालाइज टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमिक, इसमें क्या होगा कि जितने भी इकोनॉमिक है, इस पूरे में जितने भी हमारे एम्प्लॉयमेंट है, सॉरी, जितने भी एम्प्लॉयमेंट है
उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब उनको क्या चाहिए, उनकी कितनी सैलरी होगी, उनको क्या करना है, उनका कितना खर्चा आ रहा है, सब कुछ हम देखेंगे। किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक में। डील्स विद हाउस होल्ड एंड फर्म्स डिसीजन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि हम खाली डील्स करेंगे किसके साथ? हाउस होल्ड्स के साथ, फर्म्स के साथ। इसमें क्या है? एग्रीगेट डिसीजन लेंगे हम। किसके साथ? किसके लिए? सभी के लिए। इसमें सिर्फ एक के लिए ले रहे थे, इसमें हम सभी के लिए लेंगे। फिर बात करते हैं इंडिविजुअल प्राइस के लिए। अब इसमें क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं कि हम खाली एक बंदे का प्राइस चेक करेंगे, एक जो वस्तु है उसके बारे में देखेंगे कि इंडिविजुअल का प्राइस क्या आ रहा है। सपोज मैं अगर एक सिंपल सी बात करता हूँ, मैंने कोई चिप्स का पैकेट लिया, तो मैं सिंगल एक चिप्स का पैकेट ले रहा हूँ, तो मैं क्या देखूंगा? मैं खाली एक चिप्स के पैकेट का प्राइस देखूंगा कि भाई कितने रुपए का है। अब यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो एक चिप्स के पैकेट का नहीं देखेगा, वो क्या करेगा? ओवरऑल चिप्स के पैकेट देखेगा कि भाई अगर मैं एक पूरा बॉक्स लेता हूँ तो मुझे वो कितने का पड़ रहा है। ये मान लो मुझे 10 रुपए का पड़ रहा था, इसमें मेरे को 300 पैकेट मिलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें मान लीजिए मैंने एक बॉक्स लिया, उसमें मेरे को 20 पैकेट या 30 पैकेट मिलते हैं, तो वो मेरे को कितने के पड़ रहे हैं? 300 रुपए के पड़ रहे हैं। ये मुझे 10 रुपए का पड़ रहा था, ये मुझे 300 रुपए का पड़ रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें क्या करते हैं? एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें हम गुड्स की डिमांड और उसकी सप्लाई के बारे में एनालाइज करेंगे कि कितनी हमारे पास गुड्स आ रहे हैं और कितनी हम उनकी सप्लाई दे पा रहे हैं, मतलब कितने की हमारे पास डिमांड आई। सपोज एक आदमी ने डिमांड करी कि मेरे को 10 चिप्स के पैकेट चाहिए, ठीक है, तो हम उसकी डिमांड के अनुसार उसे सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। एनालाइज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे एग्रीगेट का मतलब ही साफ हो गया कि हम सभी के बारे में पढ़ेंगे कि मेरे पास कुल कितनी डिमांड आई, कुल कितनी सप्लाई मुझे देनी है पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस के रिगार्डिंग। अगर मैं बात करता हूँ चिप्स के पैकेट की, तो यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है वो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन से आ रही है, या इंडिविजुअल फर्म से आ रही है, या इंडिविजुअल ग्रुप से आ रही है। यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है ये पूरी इकोनॉमिक से आ रही है, मतलब कि पूरे एम्प्लॉयमेंट की मेरे पास डिमांड आ रही है कि मेरे को कितना मटेरियल पूरे इकोनॉमिक में भेजना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स। ये क्या होती है कि पूरी की पूरी हमारी फैक्ट और डाटा पे बेस्ड होती है, लेकिन ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारी बेस्ड होती है वैल्यूज पे, ओपिनियंस पे एंड जजमेंट पे। इन इसका पूरा का पूरा आधार किस पे स्थापित होता है? हमारा वैल्यू, ओपिनियन और जजमेंट पे। ये हमारे डाटा और फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्लियर हुई कि हमारे डाटा और फैक्ट्स होगा, तो हम किस पे बात कर रहे हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात होगी तो हम किस पे बात कर रहे हैं? वैल्यूज, ओपिनियन और जजमेंट पे। स्टडी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। ये क्या है? उसके जैसा होगा, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट। जो हम बोलते हैं ना, यार ये तो उसके जैसा लग रहा है, यार ये तो उसके जैसा ही है। या अगर मैं सिंपल बात करूँ तो हम कहते हैं यार कोल्ड कॉफ़ी और कॉफ़ी की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? यार बस उसमें फ़र्क इतना ही है कि वो ठंडी होती है, ये गर्म होती है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या होता है? उसके जैसा नेचर होगा। सेम जो कॉफ़ी के अंदर नेचर है वही कोल्ड कॉफ़ी के अंदर नेचर है। बस क्या तात्पर्य है कि वो ठंडा और गर्म है। अगर और थोड़ा डीपली समझना है तो प्रोस्पेक्टिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं टी का। टी और कॉफी का, दोनों एक जैसी होती हैं, दिखने में भी एक जैसी होती हैं, बनती भी एक जैसी हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? दोनों के टेस्ट में डिफरेंस होता है बस। नेचर दोनों का सेम होता है, दोनों एक जैसे दिखती हैं। एंड पर्सपेक्टिव इन नेचर, ये क्या होती है? एक जैसी नहीं, उसके जैसी ही होगी। अगर मैं चाय की बात कर रहा हूं तो चाय ही होगी, कोई दूसरी चीज नहीं होगी। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें क्या है हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर हम एनालिसिस करते हैं तो क्या आता है? उसके कॉजेज आएंगे कि क्या कारण है, उसका क्या इफेक्ट है, किसके ऊपर? रिलेशनशिप पे। ठीक है, इट ऑफर्स ऑब्जेक्टिव आइडियाज। ये क्या सब्जेक्टिव आइडियाज के ऊपर ऑफर करेगा? ऑफर्स क्या रहेगा? इट ऑफर्स सब्जेक्टिव आइडियाज। ये है
हाँ वही सेम चीज आ गई। इसमें क्या था, इफेक्ट और कॉजेस के ऊपर रिलेशनशिप था। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आइडियाज होंगे, मतलब कि उसके जैसे जो हमें चाहिए उसी के रिगार्डिंग हमें आइडियाज मिलेंगे। मुझे घर बनाना है तो उसके रिगार्डिंग हमें स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, तो वो सब चीज किस में आ जाएंगी हमारी, इसमें आ जाएगी सब्जेक्टिव आइडियाज में, कि मेरे को किस तरीके का घर चाहिए। इसमें क्या है, उसके कॉज और इफेक्ट्स को हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि भाई इससे क्या इफेक्ट आ रहा है, इससे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। इट स्टडीज व्हाट एक्चुअली इज, ये क्या है, ये हमें बताएगा कि ये कैसा दिखेगा या कैसा बनेगा, उस चीज के बारे में बोलेगा कि ये कैसा है। इसमें क्या है, व्हाट इज, सॉरी, इट इज स्टडी व्हाट आउट टू बी, वो कैसा दिखेगा, एक्चुअली में क्या दिखेगा वो उस चीज के बारे में बताएगा। स्टेटमेंट्स कैन बी टेस्टेड, प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड बाय साइंटिफिक मेथड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि स्टेटमेंट्स को हम टेस्ट भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, डिसप्रूव भी कर सकते हैं। किसके माध्यम से, एक साइंटिफिक मेथड के माध्यम से। स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड, इसमें क्या होगा कि स्टेटमेंट्स को हम टेस्टेड नहीं कर सकते। कैन बी वेरीफाइड विद रियल वर्ल्ड डाटा, इसको हम रियल वर्ल्ड डाटा के साथ वेरीफाई कर सकते हैं, इसको हम एक्चुअल डाटा के साथ वेरीफाई नहीं कर सकते। कैन नॉट बी वेरीफाइड बाई एक्चुअल डाटा। रेफर्स टू अ साइंस विच इज बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स, ये सिर्फ उसी साइंस को रेफर करेगा जो हमारे बेस करती है किस पे, डाटा और फैक्ट्स पे। लेकिन ये रेफर करेगा सोशल साइंस को, ये खाली साइंस को कर रहा था, ये सोशल साइंस को बेस करेगा किसके अपोनियंस, किसके ऊपर, अपोनियंस के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर और जजमेंट के ऊपर। डील्स विद एक्चुअल और रियलिस्टिक सिचुएशंस, ये रियलिस्टिक और एक्चुअल सिचुएशंस के साथ डील करेगा। इसमें क्या होगा, हमारे पास आइडियलिस्टिक सिचुएशंस होंगी, हम उसमें सोच करके, सोच की ही हमारे पास वो होंगी, हमारे पास सोच होगी कि हम किस टाइप की सिचुएशंस है, किस टाइप की सिचुएशंस हमें मिलेगी देखने के लिए, तो उसके साथ डील करेंगे। डील्स विद हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसमें क्या है कि हम जो डील करेंगे वो किसके साथ डील करेंगे, कि हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, डील्स विद एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, किस तरीके से वो सॉल्व करी जा सकती है, उनकी समस्याओं का कैसे समाधान निकाला जा सकता है, उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट हो अब, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स।